नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला पर स्वागत है। हम सभी लोग फसल विज्ञान के अंतर्गत सब्जी एवं फल परिरक्षण अर्थात उसका संरक्षण इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। तो आप ये टॉपिक देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जो अलग से टॉपिक लिखित दिए हुए हैं उनसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। जैसे इसमें दिया गया फसलों का वर्गीकरण, प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न, दलहनी, तिलहनी, मिलेट, रेशेदार, नकदी फसलें। तो कहने का तात्पर्य ये कोई अलग से विशेष टॉपिक नहीं है, इसके अंतर्गत ही इतनी सारी इसमें दे दी गई। किंतु ये टॉपिक देखो रैंडम नहीं दोस्तों, ये अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहती है। अच्छा, एग्जामिनर कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछने की बजाय कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछता है, तो इन सबसे फैक्चुअल के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं फल एवं सब्जी का संरक्षण एवं प्रोसेसिंग, इसको पढ़ रहे थे। तो इसमें हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, तो पहले उसका फटाफट रिवीजन करते हैं ताकि जो आपने पढ़ा वो आपको याद हो जाएगा और आपका अपने आप को लेक्चर से जोड़ भी पाएंगे। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें जो हैं उनको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो इसमें दिया गया था कि केले की उत्पत्ति 10,000 वर्ष पहले हुई थी, और जबकि कुछ लोगों का मानना है कि केला दुनिया का पहला फल रहा होगा। किंतु अगर भारतीय खोजों की बात करें तो पहला फल दोस्तों आम है, और वर्ष 1950 में आम जो था उसको भारत का राष्ट्रीय फल के रूप में इसको घोषित किया गया था। आवश्यक वस्तु अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा ये है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ? वर्ष 1955। आपको ये स्थान याद रखना है, ठीक है। और इसी के तहत जो भी चीज़ें उनके लिए लाइसेंस दिया जाता है। विस्तार पूर्वक पढ़ना है तो पूर्व का लेक्चर देखें। सब्जियों की अगर हम सब्जी एवं फलों के प्रिजर्वेशन की बात करें तो इसकी दो तरीके की विधियाँ थी, स्थायी और अस्थायी। तो इसमें जो अल्पकालीन या फिर अस्थायी परिरक्षण है, इसकी अगर हम कुछ विधियों की बात करें तो इसमें दिए गए हैं सफाई करना हो गया, आपका कम तापक्रम हो गया, हल्के कीटाणुनाशक, इसके लिए नमक, चीनी, सोडियम, बेंजोइक एसिड। अच्छा, ये काफ़ी बार बेंजोइक एसिड को लेकर के पूछा था कि कौन सा रंगहीन पदार्थों के परीक्षण के लिए इस्तेमाल होता है, कौन रंगीन पदार्थों के लिए जो परीक्षण करने के लिए इस्तेमाल होता है, अभी हम आगे बात करेंगे। पास्चुराइजेशन विधि, खट्टे फलों के रस को स्थायी रूप से प्रिजर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और खटास रहित खाद्य पदार्थों के लिए अस्थायी परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी बात करें स्टरलाइजेशन की, तो इसमें कि सभी प्रकार के कीटाणु मर जाते हैं। देख सकते हैं इसमें जो स्टरलाइजेशन दिया गया, किसी खाद्य पदार्थ के सभी कीटाणुओं को नष्ट कर देना। सभी कीटाणुओं का तात्पर्य लाभदायक के साथ साथ हानिकारक कीटों के साथ साथ जो लाभदायक होंगे वो भी कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। स्टरलाइजेशन की बात की जा रही है। किंतु अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो इसमें खाद्य पदार्थों को केवल इतना गर्म करते हैं कि जो उसमें कीटाणु होते उपस्थित निष्क्रिय हो जाए, बल्कि वो मरे नहीं, तो उसे प्रोसेसिंग कहा जाता है। सब्जियों फलों की डिब्बाबंदी इसी सिद्धांत के आधार पर आधारित है। चीनी के द्वारा खाद्य पदार्थों में दोस्तों 66%, इसका आपको प्रतिशत याद रखना है, बहुत ही पूछा जाता है। अधिक चीनी की मात्रा हो तो स्थायी रूप से सुरक्षित हो जाती है। अच्छा, ये प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? कीटों का जो मरना उसमें किसके द्वारा? ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा होता है, ना कि चीनी के घोल के द्वारा, जो हमने इस पर बताया भी था कैसे होते हैं। तो जो ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा कीटाणुओं का निष्क्रिय होना इस पर आधारित होता है। चीनी के लिए ऑस्मोसिस, जैम, जेली, मार्मलेट, कैंडी, मुरब्बा, इसमें इन सब में चीनी जो है प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होती है। साधारण नमक का परसेंटेज आपको याद रखना है कि 15% है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, तो एक साथ याद नोट कर दिया था। चीनी का 66%, नमक के लिए 15 से 25% कहीं कहीं आपको मिलेगा। एस्टिक अम्ल के लिए 2% के लिए इसका मात्रा इसकी इस्तेमाल की जाती है, अचार में इसको प्रयोग किया जाता है। रासायनों में पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड अथवा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोइट, इन सबका इस्तेमाल किया जाता है। अभी एक एक करके आगे हम पूर्व में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। कीड़ों में अल्कोहल की मात्रा 18% है दोस्तों, एस्टिक अम्ल की बात ही कर चुके हैं। और अल्कोहलिक कीड़ों में इसमें खमीर की कार्बोहाइड्रेट प्रक्रिया से अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ये इंपॉर्टेंट है कि क्या बनता है अल्कोहलिक कीड़ों के दौरान? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कहीं कहीं शराब को लेकर के 7 से 20% भी दिया है। शराब से बनती है 18% अल्कोहल पर सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो चीनी के लिए 66%, नमक के लिए 15%, एस्टिक अम्ल के लिए 2%, अल्कोहल के लिए आपको 18% याद रखना है मात्रा। ड्राइंग की बात करें, ये सबसे सस्ता तरीका, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सबसे सस्ता तरीका कौन सा है, तो धूप में सुखाना सबसे सस्ता तरीका है। इसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लगता है। जो भी हमारा पदार्थ है जिसको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं उसको धूप में रख देते हैं और सीधे तौर पर नमी उसकी गायब हो जाएगी। तो स्थायी परीक्षण में भी आता है नमी को बाहर करना, और धूप में सुखाना सबसे सस्ते तरीकों में शामिल है। अब यहाँ से हमारा लेक्चर आरंभ हो रहा है दोस्तों, और तो बात करेंगे एक एक करके जो भी जरूरी बिंदु हैं। फल एवं सब्जियों के नष्ट होने के कारण वस्तुतः फल सब्जियां किसी निश्चित समय के बाद खराब होने लगती हैं।
फल एवं सब्जियों के नष्ट होने के कारण क्या है? फल एवं सब्जियां किसी निश्चित समय के बाद खराब होने लगती हैं, जिसकी वजह से एंजाइम, सूक्ष्मजीव, जीवाणु, फफूंद एवं खमीर है। तो इनके नष्ट होने के कारण क्या है? खमीर लग जाता है उन पर, एंजाइम उसमें एंजाइम धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? निष्क्रिय होने लगते हैं। फलों में फफूंद लगने से किण्वन शुरू हो जाता है, जिससे फलों में अवांछनीय परिवर्तन होने लगते हैं। फलस्वरूप जो भी मौलिक रंग होता है और पोषक तत्व होते हैं उसमें हमें ह्रास देखने को मिलता है। इसके कई कारण हैं। पहला तो एंजाइम है। यह रसायन पदार्थ में प्रत्येक जीव में होता है। यह रसायन पदार्थ के प्रत्येक जीव में होता है, जो फलों के रंग परिवर्तन में भूमिका अदा करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार प्रश्न पूछा गया है कि फलों के रंग परिवर्तन में कौन अहम भूमिका अदा करता है? तो एंजाइम है। कुछ इसी प्रकार का एक प्रश्न था, तो याद रखना है कि फलों के रंग परिवर्तन में एंजाइम अपनी भूमिका अदा करता है। हरा आम तोड़कर रखने पर पीला पड़ जाना, जैसे हमने बाग से हरा आम तोड़ा, तो गांव में दोस्तों जो पुआल होता है, भूसा वगैरह होता है, उसमें गांव में आम उसके भूसे के अंदर ढक करके रख दिए जाते हैं, तो सब कुछ समय के बाद वो पीले हो जाते हैं हरे आम से। अथवा सेब को चाकू से काटने पर उसका रंग भूरा हो जाता है। सेब को जब देखा होगा, चाकू से अगर हम लोग काटते हैं तो कुछ समय के बाद वह धीरे धीरे कह सकते हैं कि हल्का लाल या भूरे कलर का होने लगता है। ये सभी जो परिवर्तन होते हैं किसके कारण होते हैं? तो एंजाइम के कारण होते हैं। तो इसमें क्या याद रखना है आपको? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग कहेंगे तो मैं आपको प्रश्न भी दिखा दूंगा। फलों के रंग परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है कौन रहेगा? एंजाइम रहेगा दोस्तों। मैं इसको यहाँ पर इसलिए नोट कर रहा हूँ ताकि आप इसको अलग से याद रखें। सूक्ष्मजीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लुई पास्चर के द्वारा 1864 ने बताया कि खाद्य पदार्थ हवा द्वारा खराब नहीं होते। लुई पास्चर के द्वारा यह बताया गया था कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो हवा द्वारा खराब नहीं होते, बल्कि सूक्ष्म जीवों से होते हैं। तो उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि जो भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो हमारे वायु के द्वारा खराब ना हो करके, बल्कि जो सूक्ष्म जीव दोस्तों वायु में रहते हैं, जो हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं, उनकी विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप खराब होते हैं। ये सूक्ष्म जीव हवा, मिट्टी, पानी आदि जगह मौजूद रहते हैं। इनके 3 वर्ग हैं, ये जीवाणु, फफूंद और खमीर। तो पहला हमारा जो जीवाणु दोस्तों, ये एक कोश की होते हैं। जीवाणु कैसे होते हैं? एक कोश की होते हैं। इन्हें आमतौर पर हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। जीवाणुओं को 200 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर अम्लीय माध्यम में 30 से 45 मिनट तक गर्म करने पर नष्ट किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको टेम्परेचर ये इंपॉर्टेंट है, कितना याद रखना कि जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए 200 डिग्री फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर ये टाइमिंग नहीं पूछी जाती, सीधे तौर पर टेम्परेचर ही पूछा जाता है कि कितने डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर कितने डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर रखा जाता है, जो जिससे जीवाणु नष्ट होने लगते हैं। जीवाणु एक कोश की जीव होते हैं। इन्हें हम नग्न आंखों से न देख करके सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देख सकते हैं, और इनको नष्ट करने के लिए 200 डिग्री फ़ारेनहाइट का तापमान और अम्लीय माध्यम में 30 से 45 मिनट तक गर्म करके नष्ट कर सकते हैं। इनके जो जीवन होता है, इनका ठंड में जीवन नष्ट नहीं होता है। फफूंद जो होता है, काली, भूरी, नीली, सफ़ेद रंगों की होती है। जो फफूंद है आप तो आकार में आमतौर पर काली हो सकती हैं, भूरी भी हो सकती हैं, नीली भी हो सकती हैं, सफ़ेद भी हो सकती हैं। जैसे रोटी है, चपाती अगर आप रख दें कुछ समय के लिए, उसको ढक करके या किसी प्रकार की ऐसी काफ़ी गर्म जगह पर रख दें, तो कुछ समय बाद उसमें क्या होता है, हमें सफ़ेद कलर की रुई के आकार की संरचनाएं दिखने लगती हैं। रुई के आकार की संरचनाएं दिखने लगती हैं, तो क्या होती है दोस्तों? वो सफ़ेद कलर की फफूंद होती है। फलों एवं सब्जियों में अधिक पनपती है। 160 से 165 डिग्री तापक्रम पर 20 से 30 मिनट तक गर्म करने पर इसको नष्ट किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें, जब जीवाणुओं को नष्ट करना होगा तो कितना डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको या फ़ारेनहाइट का रखना होगा? तो जीवाणु को नष्ट करने के लिए 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, वहीं फफूंद को नष्ट करने के लिए 160 से लेकर के 165 डिग्री तापक्रम आपको रखना होगा। खमीर यह एक कोशिका वाला सूक्ष्म जीव है। जो यीस्ट होता है, यह भी एक प्रकार का एक कोशिका वाला सूक्ष्म जीव होता है, जो रंगहीन अर्थात क्लोरोफिल रहित होता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है कि खमीर में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जो क्लोरोफिल नहीं पाए जाने के कारण क्या होता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो ऐसा जो हरे पेड़ पौधे जैसे हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो क्या करते हैं, अपना भोजन वो स्वयं बना सकते हैं। किंतु जो खमीर होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। इसलिए यही कहा जा रहा है कि एक कोशिका वाले जो खमीर जो यीस्ट होता है, एक कोशिका वाला सूक्ष्म जीव है, जो आमतौर पर रंगहीन होता है, अर्थात उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है।
जो स्वयं अपना भोजन ना बना करके खाद्य पदार्थों से लेते हैं। इस वजह से फल सब्जियों का स्वाद एवं रंग बदल जाता है। खमीर को 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 20 से 30 मिनट तक गर्म करके नष्ट किया जा सकता है। तो इधर देख सकते हैं जीवाणु 200 डिग्री फ़ारेनहाइट, फफूंद के लिए 160 से 165 डिग्री फ़ारेनहाइट। वहीं जो खमीर है इसके लिए टेम्परेचर कितना है, खमीर के लिए टेम्परेचर 150 दोस्तों, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाएगा नष्ट करने के लिए। फल एवं सब्जी प्रसंस्करण में एंजाइम के अनुप्रयोगों की अगर हम बात करें, जो पेक्टिनेज है पेय पदार्थों के रूप में व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं। सेलुलोस यह पेय की सुगंध व स्वाद में सुधार करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको इन फैक्ट को याद रखना है आपको। पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल पेय पदार्थों के रूप में होता है, तो आप क्या लगाएंगे, पेक्टिनेज। तो देख सकते हैं जो पेक्टिनेज है यह पेय पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जो सेलुलोस है यह पेय की सुगंध व स्वाद में सुधार करता है। जो सेलुलोस है वो क्या करता है, साथ से सेलुलोस, साथ से सुगंध व स्वाद में सुधार करता है। वहीं जाइलेनेस जिसे हेमीसेलुलोस कहा जाता है, यह फल और रस की प्रवीकरण में इस्तेमाल किया जाता है। एमाइलेज फलों के रस व सिरप बनाने में इस्तेमाल होता है दोस्तों। तो इसको याद रखना है ताकि इसको इसमें क्या समझने वाला क्या है, इसको रट लीजिए, किसी भी प्रकार जो भी करिए पर इसको याद रखिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से। उसमें एक अलग से टॉपिक भी दिया गया है, तो अगर आप इसको याद नहीं करेंगे तो चीज़ों का समस्या का दोस्तों सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इसको याद रखें या फिर रटें, कुछ भी करें पर इसको अपने दिमाग में ज़रूर बिठाएं। तो अगर हम पेक्टिनेज पदार्थ की बात करें, पेक्टिनेज पदार्थ क्या है दोस्तों, तो पेक्टिनेज आपका एक पेय पदार्थ है। वहीं सेलुलोस जो है, सेलुलोस क्या करता है, सुगंध में सुधार करता है। जो जाइलनेस है जिसे हेमीसेलुलोस कहा जाता है, यह फल और रस के प्रवीणीकरण में प्रयोग किया जाता है। और जो ये अल्फा एमाइलेज है, ये ए नहीं होगा, अल्फा है, इसको अल्फा कहा जाता है। तो अल्फा एमाइलेज फलों के रस व सिरप बनाने में उपयोगी। तो इसको शॉर्ट तौर पर मैं नोट किए थे। पास से आपका पेक्टिनेज हो गया। पेक्टिनेज जिसे क्या कहा जाता है, पेय पदार्थ कहा जाता है। पेक्टिनेज पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता है, इसको कहा नहीं जाता है बल्कि यह पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होता है। वहीं सेलुलोस क्या करता है, सेलुलोस सुगंध में सुधार करता है। सेलुलोस जो होता है दोस्तों यह सुगंध में सुधार करता है, यह सुगंध में सुधार करता है और स्वाद में भी सुधार करता है। जाइलेनेस प्रवीणीकरण में इस्तेमाल होता है। किसमें इस्तेमाल होता है, तो जाइलेनेस प्रवीणीकरण में इस्तेमाल होता है, प्रवीणीकरण। वहीं जो आपका अल्फा एमाइलेज है वह रस व सिरप के बनाने में उपयोगी होता है। फलों की डिब्बाबंदी, कैनिंग, बोल्टिंग ऑफ फ्रूट्स, ये क्या है, इस पर बात करते हैं। फलों की डिब्बाबंदी से पूर्व डिब्बों का जीवाणुनाशन करना अनिवार्य हो गया। इसमें आमतौर पर 3 प्रकार की क्रियाएं इस्तेमाल की जाती हैं, स्टरलाइजेशन, सन ड्राइंग, अभी हमने आपको स्टरलाइजेशन के बारे में बताया ही था। तो अगर हम बात करें इसकी आपकी अपनी फलों की डिब्बाबंदी के बारे में, तो एक एक करके दोस्तों पढ़ते हैं। जिसमें सन ड्राइंग है, फल एवं सब्जियों को प्रायः लकड़ी के ट्रे में रख करके धूप में सुखाया जाता है। अच्छा, यह इस प्रकार पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी विधि जो आमतौर पर सस्ती है, तो सस्ती यही दोस्तों धूप में सुखाना। ऐसे ही सोच सकते हैं, सही बता सकते हैं कि हाँ, इसमें ना ही किसी रसायन का इस्तेमाल करना है, ना हमें कोई मटेरियल खरीदना है, कुछ करना है, ना ही अलग से किसी प्रकार की कोई सावधानी जिसके लिए अलग स्किल की आवश्यकता होती है। सीधे धूप में आपको रख देना है जा करके। तो जैसे तो वो क्या हो जाएगा, सन ड्राइंग कहा जाएगा, सबसे सस्ते तरीकों में आ जाएगा। लेकिन फलों के रंग एवं गुणों में अंतर आ जाता है। अच्छा, धूप में सुखाने के जब सुखाते हैं धूप में, तो हमें फलों के रंगों में, उसमें कुछ थोड़ा स्वाद में भी चीज़ों में अंतर हमें देखने को मिलता है। जो डिहाइड्रेशन होता है, इसके लिए ड्रायर डिहाइड्रेटर यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके द्वारा जो सुखाए गए फल होते हैं दोस्तों, उसमें आमतौर पर जो सूर्य की रोशनी में सुखाए गए फलों की अपेक्षा इसकी स्थिति थोड़ा ठीक ठाक होती है। तो मशीन में अगर हम सुखाने की बात करें, ड्रायर डिहाइड्रेटर के माध्यम जो भी यंत्र होते हैं इससे संबंधित, इसमें सुखाया जाता है। तो जो इनके अंदर का जो पानी होता है वो भाप बन के उड़ जाता है, और इसके अंदर का जो तापमान रखता है, कितना रखा जाता है,
140 डिग्री फ़ारेनहाइट दोस्तों रखा जाता है। ये ई नहीं फ़ारेनहाइट है। तो इसके अंदर जो पानी उपस्थित होता है, ड्रायर डिहाइड्रेटर यंत्र के इस्तेमाल से संबंधित जो भी है, जब हम फलों का इस्तेमाल करते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं सुखाने के लिए, तो फल एवं सब्जियों में जो पानी उपस्थित होता है वह वाष्पीकरण के माध्यम से भाप बन करके उड़ जाता है, और इसके लिए जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 140 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा जाता है। डिब्बों तथा बोतलों को वायु रहित करना, जो डिब्बे बोतल हैं इनको वायु रहित भी करना चाहिए, ताकि डिब्बों में जब चीज़ों को भर करके रखा जाए तो किसी प्रकार से वो रोगग्रस्त ना हो जाए। जैसे कि अचार को हमने किसी डिब्बे में रखा, या फिर जो भी हमने अपना मुरब्बा वगैरह कुछ भी बनाया, तो उसको डिब्बे में रखने से पहले क्या किया जाना चाहिए, उसको थोड़ा वायु रहित कर देना चाहिए, जिससे दोस्तों उसमें किसी प्रकार का कोई संक्रमण ना होने पाए। तो इन्हें गर्म पानी में डालकर वायु रहित कर देते हैं। ध्यान रहे कि डिब्बों अथवा बोतलों का चौथाई भाग गर्म पानी में डूबा रहे। किस भाग की बात की जा रही है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चौथाई भाग, तब ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम डिब्बे या फिर बोतल को गर्म पानी में अगर हम डुबा रहे हैं, तो उसका चौथाई भाग गर्म पानी में डूबा रहना चाहिए। और इसका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, जब टेस्ट वगैरह लगाएंगे तो देखेंगे इसके टेम्परेचर से सवाल आए। तो 80 से 85 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रखते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि डिब्बे बंद करते समय उनका ताप कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस हो। अच्छा, जब डिब्बे को बंद किया जा रहा हो तो उसका तापमान कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस हो। यदि डिब्बों में हवा रह जाएगी तो खाद्य पदार्थ का रंग खराब हो जाएगा और ऑक्सीजन से विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन से विटामिन सी नष्ट हो जाएगी। तो इसका टेम्परेचर मैं आपको बता भी देता हूँ, किस बुक में आपको देखने को मिलेगा। जो नई यूथ पब्लिकेशन की बुक है उसमें भी आप इस प्रकार का प्रश्न देखने को पाएंगे, और जो जो कांतवा की बुक है उसमें भी, जो ऑब्जेक्टिव वाली क्वेश्चन की बुक है उसमें भी आप प्रश्न देखने को पाएंगे, यहाँ से लिए गए उसमें प्रश्न। तो इन्हें गर्म पानी में डालकर वायु रहित कर देते हैं, और जो डिब्बे हैं या फिर जो बोतलें हैं उनको चौथाई भाग पानी में डुबाया जाएगा। टेम्परेचर की बात करें तो 80 से जब चौथाई भाग गर्म पानी में डूबा रहेगा तो उसका टेम्परेचर 80 से 85 डिग्री सेल्सियस रहेगा। डिब्बे बंद करते समय उसका ताप कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, और अगर कह सकते हैं हवा रह जाएगी तो ऑक्सीजन की वजह से कौन सी विटामिन नष्ट होती है, तो विटामिन सी दोस्तों नष्ट होती है। इसको याद रखना है कि हवा की उपस्थिति में जो डिब्बे बोतल होते हैं, अगर उसके अंदर वायु रह जाएगी तो ऑक्सीजन की उपस्थिति के चलते विटामिन सी को हानि होगी। वहीं अब बात करते हैं, अगला हमारा बिंदु है प्रोसेसिंग को लेकर के। फल संरक्षण में अधिक ताप पर देर तक खाद्य पदार्थों को गर्म नहीं करना पड़ता। फल संरक्षण में अधिक तापमान पर काफ़ी देर समय तक खाद्य पदार्थों को गर्म नहीं करना पड़ता, अन्यथा उनके रंग, स्वाद और अन्य गुणों में अंतर आ जाएगा। अच्छा, ये तो हम लोगों ने सुना ही होगा कि सब्जियां हमको बहुत ज़्यादा देर तक बॉयल नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसमें क्या होता है कि जो उसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज होती है धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। अतः फल एवं खाद्य पदार्थों को पूर्ण रूप से जीवाणु रहित न कर उसमें केवल इतना गर्म करते हैं कि उसमें उपस्थित सूक्ष्मजीव निष्क्रिय हो जाए। अभी हमने प्रोसेसिंग के बारे में बात की थी कि प्रोसेसिंग में उन्हें जो जीवाणु उपस्थित होते हैं उनको मारना नहीं, क्योंकि मारने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर काफ़ी लंबे समय तक हमको गर्म करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, जो लाभदायक कीट होते हैं वो भी नष्ट होने लगते हैं। तो हमें प्रोसेसिंग के अंतर्गत जो हम जब टेम्परेचर इतना रखते हैं और इतनी देर तक गर्म करते हैं कि जो जीवाणु हो वो निष्क्रिय हो जाएं, और हमारे जो फल फूल का रंग है, स्वाद है, उस पर भी कोई असर ना पड़े। तो वही कह रहा है कि अतः फल एवं खाद्य पदार्थों को पूर्ण रूप से जीवाणु रहित ना करके, कि कहने का तात्पर्य पूर्ण रूप से जीवाणुओं को हटा ना करके इतना गर्म किया जाता है कि उससे उसमें जो सूक्ष्मजीव उपस्थित होते हैं वो निष्क्रिय हो जाएं। इसी को क्या कहा जाता है, प्रसंस्करण कहा जाता है। निर्धारित प्रोसेसिंग समय के बाद डिब्बों को शीघ्र ही ठंडे पानी में डालकर ठंडा कर लेना चाहिए, ताकि उनके अंदर बंद किए गए फल जो है वो गलने ना पाएँ। डिब्बाबंदी, जिसे कैनिंग के लिए उपयुक्त डिब्बों में पीले रंग की पॉलिश की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है कि जो कैनिंग की क्रिया करी जाती है तो उसमें किस प्रकार के रंग की पॉलिश इस्तेमाल की जाती है, पीले रंग की पॉलिश इस्तेमाल की जाती है, लगा दी जाती है, जिससे क्या हो, जो हमारा पदार्थ हो टीन के संपर्क में ना आए, ताकि उसका प्राकृतिक रंग भी नष्ट ना हो। तो पीले रंग का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जिस हम पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं कैनिंग वगैरह के लिए, तो वो टीन के संपर्क में ना आए और उसका जो प्राकृतिक रंग है वो बना रहे। शीशे के जार भी प्रयोग किए जाते हैं। जो शीशे के जार होते हैं अचार वगैरह को संरक्षित करने के लिए किए जाते हैं, अचार वगैरह को रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फलों की छीलन, काटना, फलों को डिब्बों में भरने से पूर्व उन्हें छीलना, छोटे टुकड़े में करना। अतः ये फलों को दो प्रकार से छीला जाता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला तो हो गया हमारा चाकू के द्वारा कटिंग नाइफ, पीलिंग नाइफ, कोरिंग नाइफ तथा पिटिंग नाइफ काम में लाए जाते हैं। तो चाकू द्वारा अगर हम काटने की बात करें या छीलने की बात करें तो कटिंग नाइफ, पीलिंग नाइफ, कॉर्निंग नाइफ, पिटिंग नाइफ, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आम को छीलकर गुठली निकाल दी जाती है, जबकि अनानास को छीलने के बाद 1 सेंटीमीटर मोटाई के गोल टुकड़े काट लिए जाते हैं। कास्टिक सोडा का ले पीलिंग के लिए पूछा जाता है दोस्तों कि ले पीलिंग के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये कास्टिक नहीं, कास्टिक है। कास्टिक सोडा ले पीलिंग का संबंध किससे? कास्टिक सोडा से संबंधित है, एक बार पूछा गया प्रश्न है, तो इसको याद रखें कि ले पीलिंग का संबंध किससे? कास्टिक सोडा से। तो अब बात करते हैं ले पीलिंग होता क्या, इसको समझ लेते हैं थोड़ा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया हुआ है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 20% कास्टिक सोडा का घोल बना दिया जाता है। ले पीलिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है? 20% कास्टिक सोडा का घोल बना दिया जाता है, अर्थात 1 लीटर पानी में 200 ग्राम कास्टिक सोडा। इस घोल को मलमल के कपड़ों पर रख करके 1 से 2 मिनट तक डुबाने के बाद निकाल दिया जाता है और फलों को ठंडे पानी के बर्तन में छोड़ दिया जाता है। ठंडे पानी में हाथ से रगड़ने पर छिलका छूट जाता है और फलों पर लगा सोडा भी धुल जाता है। एक बार मैं फिर से इसको एक बार समझा दे रहा हूँ अच्छे से, पर आपको याद क्या रखना है कि ले पीलिंग का संबंध किससे होता है। ले पीलिंग का संबंध किससे है? कास्टिक सोडा से। इसको दोस्तों याद रखना है, कास्टिक सोडा से संबंधित है ले पीलिंग का शब्द, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ कि कौन सा प्रश्न आया था। ले पीलिंग कहते हैं कास्टिक सोडा के घोल द्वारा फलों को छीलने की क्रिया के, ये पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है चाकू से फलों को छीलना। तीसरा विकल्प है नमक से फलों की छिलाई। चौथा विकल्प है गर्म पानी द्वारा फलों की छिलाई। तो इसका सही जवाब क्या है? ले पीलिंग कास्टिक सोडा के घोल द्वारा फलों की छीलने की क्रिया को कहा जाता है। ये प्रश्न दोस्तों आया हुआ था, तो मैंने यही इसीलिए बताया कि इसको याद रखें कि ले पीलिंग किससे संबंधित है? कास्टिक सोडा से संबंधित है। तो आप ऑटोमेटिक जब आपको कीवर्ड याद होगा तो आप सही टिक लगा पाएंगे। तो अब इसके अंतर्गत है क्या, मान लीजिए अगली बार पूछ लिया गया कितने प्रतिशत घोल का इस्तेमाल होता है, तो 20% इस्तेमाल होता है। तो 20% कास्टिक सोडा का घोल इसमें बनाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम कास्टिक सोडा, इस घोल को मलमल के कपड़े पर रख करके 1 से 2 मिनट तक डुबाने के बाद इसको निकाला जाता है। फलों को ठंडे पानी के बर्तन में छोड़ दिया जाता है। ठंडे पानी में हाथ से रगड़ने पर जो छिलका होता है वो छूट जाता है और फलों का जो फलों पर सोडा लगा रहता है वह भी साफ हो जाता है। तो ले पीलिंग का संबंध कास्टिक सोडा से है। इसमें 20% कास्टिक सोडा का घोल होता है, इसको याद रखना है। इसके बाद इन छिले फलों को ठंडे पानी में से दूसरे बर्तन में डाल देते हैं जिसमें 0.5% साइट्रिक एसिड पड़ा होता है। इस क्रिया से बचा हुआ कास्टिक सोडा नष्ट हो जाता है और फलों का प्राकृतिक जो खटास होती है वो दोबारा वापस आ जाती है। अब फलों को डिब्बे में भरना तथा कीटाणुओं को नष्ट करना, ये क्या है? तो फलों को छीलने तथा काटने के बाद कीटाणु रहित डिब्बों में भर लेते हैं। फलों को छीलने और काटने के बाद कीटाणु रहित डिब्बों में भर लेते हैं। डिब्बों में चीनी का घोल इतना भरते हैं कि डिब्बों के ऊपर से केवल 0.6 सेंटीमीटर स्थान रिक्त रहे। ये इंपॉर्टेंट है, कितना सेंटीमीटर की बात की जा रही है कि डिब्बे के ऊपर से केवल 0.6 सेंटीमीटर स्थान रिक्त रहे। अतः अधिकतर 33 से 40% चीनी का घोल काम में लिया जाता है। आम, पपीता, लीची आदि की डिब्बाबंदी में चीनी के घोल में 0.25% साइट्रिक अम्ल भी मिलाया जाता है। भरते समय चीनी के घोल का तापक्रम कम से कम 85 डिग्री सेल्सियस और डिब्बा बंद करते समय कम से कम तापक्रम 70 डिग्री सेल्सियस अवश्य होना चाहिए। ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है कि भरते समय चीनी के घोल का तापक्रम कितना होना चाहिए? चीनी के घोल का तापक्रम 85 डिग्री सेल्सियस। वहीं डिब्बा बंद करते समय डिब्बे का जो तापक्रम कितना होना चाहिए? 70 डिग्री सेल्सियस। तो जब चीनी का घोल भरा जा रहा हो तो टेम्परेचर 85 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखते हैं और डिब्बे का जब डिब्बा बंद कर रहे हो तो 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होना आवश्यक है। पूरी बातों के अतिरिक्त ये इसमें जो ये बिंदु है, ये लाइन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। ब्लाचिंग क्या होती है दोस्तों? तो सब्जियों को छीलने तथा काटने के बाद उबालते हुए पानी में 3 से 5 मिनट तक रखना ब्लाचिंग कहलाता है। जो
सब्जियों को छीलने तथा काटने के बाद, जब हम पहले सब्जी को बनाने के पहले क्या करते हैं, उसको छीलते हैं, काटते हैं, साफ ऑफ करने के बाद उबलते हुए पानी में 3 से 5 मिनट तक रखा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ब्लॉचिंग कहा जाता है। इस क्रिया से सब्जियों की सफाई, रंग निखरना, सब्जियों का आकार घट जाना, ये सभी इसमें शामिल होता है। अच्छा, ब्लॉचिंग को लेकर के भी एक बार प्रश्न आया हुआ था, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। डिब्बों में भरना एवं बंद करना क्या है, तो जैसे ब्लॉचिंग की क्रिया होने के बाद क्या होता है, सब्जियों को डिब्बों में भरकर भर देते हैं। खाली डिब्बों को गर्म पानी में उबालकर जीवाणु रहित कर लेते हैं। तो जो खाली डिब्बे होते हैं उसमें भरने से पहले उसको क्या करते हैं, गर्म पानी में उबालते हैं और उसको क्या जीवाणु रहित करते हैं कि जीवाणु नष्ट हो जाए जो भी हो। सब्जी को डिब्बे में भरने के बाद ऊपर से 2% नमक का घोल भर देते हैं, अर्थात 200 ग्राम नमक का 1 लीटर पानी में घोल। तो सब्जी को डिब्बे में बंद करने के बाद 2% नमक का घोल इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह कहा जा सकता है कि 1 लीटर पानी में 200 ग्राम नमक को मिलाया जाना चाहिए। सब्जी भरे डिब्बों में 0.6 सेंटीमीटर रिक्त स्थान छोड़ते हैं। अभी इधर क्या बताया गया था, कितना रिक्त स्थान छोड़ते हैं, ये देख सकते हैं 0.6% का रिक्त स्थान की बात की जाए, 0.6 सेंटीमीटर रिक्त स्थान छोड़ा जाएगा। वही यहीं भी कहा जा रहा है कि अर्थात 200 ग्राम नमक 1 लीटर पानी में घोला जाएगा और सब्जी भरे डिब्बों में 0.6 सेंटीमीटर रिक्त रहेगा। इसके बाद डिब्बों को गर्म पानी में रखकर वायु रहित कर लिया जाता है, फिर तुरंत मशीन से डिब्बों को बंद कर दिया जाता है। अगला हमारा कि प्रोसेसिंग डिब्बों को बंद करने के बाद एक बड़े प्रेशर कुकर में रख देते हैं, जिसमें 5 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भर लेते हैं। प्रेशर कुकर के ढक्कन को ऐसा बंद करते हैं कि भाप बाहर न निकले, फिर इसे चूल्हे या स्टोव पर गर्म कर लेते हैं। 10 पाउंड भाप के दबाव पर सब्जियों को 25 से 50 मिनट तक रखा जाता है। ये कुछ टाइमिंग दी गई है अलग अलग सब्जियों को लेकर के। मटर को 40 से 50 मिनट तक, फूल गोभी पात गोभी को 25 मिनट तक, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। फूल गोभी पात गोभी को 25 मिनट तक, पालक को 50 से 55 मिनट, टिंडा भिंडी आलू को 35 मिनट, गाजर को 30 मिनट तक रखा जाता है। तो मटर को 40 से 45 मिनट, पात गोभी फूल गोभी को 25 मिनट, पालक को 50 से 55 मिनट, टिंडा भिंडी आलू को 35 मिनट, वहीं गाजर को 30 मिनट तक दोस्तों रखा जाता है। इनको याद रखना है, खासकर फूल गोभी पात गोभी और आलू टिंडा भिंडी को 35 मिनट पर रखा जाता है, इसको याद रखना है। डिब्बों के अंदर का तापक्रम 116 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे सब्जी में उपस्थित कीटाणु निष्क्रिय अथवा नष्ट हो जाते हैं। प्रोसेसिंग के बाद डिब्बों को ठंडे पानी में डालकर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान तक ठंडा करके रख दिया जाता है। फलों एवं सब्जियों के कुछ उपयोग समझ लेते हैं क्या क्या हैं दोस्तों। संतरा तथा नींबू, इसका स्क्वैश बनाने में किसका किसका इस्तेमाल किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो स्क्वैश बनाने में संतरा तथा नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। टमाटर की चटनी सॉस बनती है। फलों का मुरब्बा बनाना, आंवला आम सेब बेल करौंदा का प्रयोग किया जाता है मुरब्बा बनाने के लिए। जब हमें अगर मुरब्बा बनाना है तो किसका किसका इस्तेमाल किया जाएगा, मुरब्बा बनाने के लिए हमें आंवला आम सेब बेल करौंदा इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। जैम तथा जेली बनाना, जैम के लिए फल का पका होना चाहिए। जैम जब बनाया जाता है तो उसके लिए हमें फलों का पका होना चाहिए, जैसे सेब नाशपाती आड़ू खुबानी अलूचा स्ट्रॉबेरी। अच्छा, इसके अतिरिक्त जैम के लिए आप सिर्फ एक ही फल याद रखिए, ये बहुत पूछा जाता है, सेब दोस्तों। इसके साथ साथ बनाए तो अन्य फलों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तो सेब से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और जेली के लिए पेक्टिन पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो यह पूछा जाता है कि जेली को बनाने के लिए किसकी पर्याप्त मात्रा में उपस्थिति होना अनिवार्य है, जेली के लिए पेक्टिन का होना अनिवार्य है। इसके जेली बनाने के लिए अमरूद का इस्तेमाल होता है, जैम के लिए सेब का और जेली के लिए अमरूद का अधिकतर इस्तेमाल किया जाता है। अमरूद के साथ साथ करौंदा बेर पपीता आलूचा इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्क्वैश बनाने के लिए संतरा और नींबू का, मुरब्बा बनाने के लिए फलों का मुरब्बा बनाने के लिए आम आंवला सेब बेल करौंदा इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जैम के लिए अगर हम एक फल की बात करें जो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, जिससे सेब, जेली के लिए अमरूद इस्तेमाल किया जाता है। जेली के लिए जेली बनाने के लिए फलों में पेक्टिन भी पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक है। और जैम और जेली में अलग अलग अंतर कुछ भी है, कुछ अलग अलग अंतर है, उसको लास्ट में हम बात कर लेंगे इसके, क्योंकि उससे ही प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों।
वहीं अंतिम हमारा है अचार। अचार की अगर हम बात करें, फलों एवं सब्जियों का अचार नमक, तेल तथा सिरके के द्वारा बनाते हैं। फलों एवं सब्जियों का जो अचार बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, उसमें नमक का भी इस्तेमाल करते हैं, तेल का भी इस्तेमाल करते हैं और सिरके का भी इस्तेमाल करते हैं। अतः अचार 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? किण्वित अचार हो गया, जो फर्मेंटेड पिकल्स हो गया, वहीं नॉन फर्मेंटेड पिकल्स हो गया, सिरके विनेगर वाले अचार तथा तेल वाले अचार। तो एक तो हो गया किण्वित, एक हो गया बिना किण्वित वाला अचार, और सिरके वाला अचार और तेल वाले अचार। ये दोस्तों कुछ अचार के प्रकार हो गए। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से 1 से 2 नंबर का प्रश्न देखने को मिल सकता है, तो इसको